बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बगैर टाइम के। तो अगर हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि इन फैराडे एक्सपेरिमेंट व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कोयल विद मेनी टर्न। ठीक है कि अगर हम फैराडे लॉ में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न ऑफ कोयल यूज़ करें तो उसके हमारे पास क्या एडवांटेजेस होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट यूज एम एक्स गिवन बाय। तो बेसिकली अगर हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशन लिखें तो उसमें क्या होता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न एंड चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, आप इससे गौर किए तो हमारे पास ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न आपस में क्या प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, मीन अगर हम ईएमएफ को इंक्रीज करेंगे तो इसके प्रोपोर्शनल में नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कि अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि इन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कोयल यूजिंग विद मेनी टर्न, यानी हम जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न यूज करेंगे तो उसका एडवांटेज क्या होता है। तो जितनी नंबर ऑफ टर्न यूज करेंगे उतनी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज हो रही होगी। जैसे कि नीचे इसके आंसर में लिखा होगा द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एंड नंबर ऑफ कोयल इन फैराडे एक्सपेरिमेंट, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न हम कोयल में अंदर यूज करेंगे इसकी वजह से क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, क्योंकि इसके दरमियान क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो वो भी इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कोयल। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कोयल के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न और ईएमएफ के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी दो चीज़ें तो एक चीज़ को इंक्रीज करेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। उसको फर्दर देखा जाए तो लार्ज अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट इन अ फ्लो थ्रू अ कोयल। अब बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैसे फ्लो करेगा, तो हमने क्या है कि ई और एन के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होगी थी, तो हमने पढ़ी थी इक्वेशन कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, तो जब हमारे पास देखा जाए तो इसकी रिस्पेक्ट से क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न और करंट के दरमियान में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, जिसकी मदद से जूं हम जो है वो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे उसकी रिस्पेक्ट से करंट भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। उसके बाद लास्ट टाइम में देयरफॉर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न वी विल गेट हायर वैल्यू। जो नंबर ऑफ टर्न को हम इंक्रीज करेंगे इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा हायर एंड करंट क्या हो जाएगा लार्ज। ठीक है, एंड सर्किट विच कैन इजीली मेजर एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो इसके अंदर हम सर्किट को एक्सपेरिमेंट के तौर पर परफॉर्म करते हुए उसको इंड्यूस ईएमएफ को और करंट को इजी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे उसमें लिखा हुआ है शो दैट रिलेशनशिप दैट इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, मीन के हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, इसको डायमेंशनली हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास इस साइड है इंड्यूस ईएमएफ, तो हमारे पास दो साइड है नहीं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास पड़ा हुआ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, अब इंड्यूस ईएमएफ उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बेसिकली जो हमने पढ़ा था कि वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, तो इंड्यूस ईएमएफ किससे होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, तो अब हमने इसकी डायमेंशन निकाली थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्क डन की क्या डायमेंशन थी है। ठीक है, तो वर्क डन की डायमेंशन को रिलेट करने के लिए उसको हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। ठीक है, तो अगर हम फर्दर बात करें तो फोर्स आ गया। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, एम ए डॉट डी। ठीक है, तो हम इसकी फर्दर डायमेंशन लिख लेते हैं। अब एम स्टैंड फॉर मैस, मैस की डायमेंशन क्या होती है केजी। ठीक है, अब हम डायमेंशन कैसे रिलेट करते हैं कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी होती है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड जो है वो इंटेंसिटी। ठीक है, इन सब की हमने डायमेंशन लिखनी है। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कौन कौन सी होती हैं, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लास्ट में इंटेंसिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आ गया। अब लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल, मैथ की क्या होती है, कैपिटल एम। ठीक है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, टेम्परेचर की कैपिटल के, करंट की कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कैंडला। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास उसके ऊपर यूनिट लिख लेता हूँ। तो मैथ का यूनिट क्या होता है केजी
एक्सक्रेशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है मीटर, ठीक है। तो अगर फर्दर ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा के जी, मीटर मीटर की बेस में तो मीटर स्क्वायर एस माइनस 2 ये आ गया। तो बेसिकली के जी की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल एल, ठीक है। मीटर क्या होती है कैपिटल एल, और टाइम की कैपिटल टी माइनस 2 ये आ गया। तो हमने वर्क डन की डायमेंशन को फाइंड कर लिया, उसके बाद हम चार्ज की डायमेंशन को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चार्ज की डायमेंशन के लिए पहले हम उसका फॉर्मूला बताना चाहिए। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास, इसको फाइंड कर लेते हैं पहले। तो हमने पढ़ा था करंट आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो हमारा कैसे लिखा जाएगा कि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने चार्ज की डायमेंशन निकालनी है, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो हमने करंट की डायमेंशन लिखी है, करंट का डायमेंशन क्या होती है कैपिटल ए एम्पेयर और टाइम की कैपिटल टी। तो चार्ज की डायमेंशन क्या आ गई है ए ओवर टी, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर लिखी थी कि E इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो आप इसकी डायमेंशन पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास वर्क डन की डायमेंशन क्या थी एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2, और चार्ज क्या आई थी ए और टी, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि रिड्यूस में उसकी डायमेंशन आ जाए, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1 और टी माइनस 1 ये आ गया, ठीक है। एम एल स्क्वायर ए माइनस 1 टी माइनस 3, ठीक है। ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। इसकी डायमेंशन रिलेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास था चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, इसकी डायमेंशन को हम रिलेट कर लेते हैं। तो अगर हम पहले फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है बी इंटू ए, ठीक है। तो पहले हम इनकी डायमेंशन को रिलेट कर लेते हैं। तो पहले मैं जो है वो अगर इसको लिखूं, मतलब कि यहाँ पे लिखूं चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू बी डॉट ए डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो इसके लिए मैं पहले बी की डायमेंशन फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब बी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहा हो। तो बेसिकली हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं बी की डायमेंशन को रिलेट करूँ, तो मैंने मोशन में लिखा हुआ था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब वो क्या था कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला था, तो बेसिकली हमने बी की डायमेंशन को रिलेट करनी है। तो क्या हो जाएगा कि B इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू वी, ये आ गया। तो हमें पता है फोर्स की डायमेंशन हमने क्या रिलेट की थी, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, ठीक है। उसके बाद क्यू स्टैंड फॉर क्या होता है चार्ज की डायमेंशन पहले को रिलेट कर चुके हैं, ठीक है। चार्ज की डायमेंशन क्या थी 80, ठीक है। उसके बाद साथ है वेलोसिटी की अगर डायमेंशन की बात कीजिए तो वो होती है एल टी माइनस 1, ठीक है। ऊपर हम डायमेंशन पुट कर लेते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी एम एक्सक्रेशन की एल टी माइनस 2, नीचे ए टी और एल टी माइनस 1, ठीक है। तो नीचे इक्वेशन लिखे सबको ऊपर ले जाता हूँ एम एल टी माइनस 2। तो बेसिकली जब ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये टी हैश टी आ जाएगा, तो टी नीचे प्लस 1 था, ऊपर जाके माइनस 1, एल माइनस 1 एंड टी प्लस 1 ये बन जाएगा। तो इसलिए टी और टी कट जाएंगे, ठीक है। ये एल और एल कट जाएंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या बच रही है एम टी माइनस 2। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या आ गई एम टी माइनस 2 ये आ गई है, ठीक है। तो अगर इसमें इस इक्वेशन में पुट कर लूँ, ठीक है, बी डॉट ए डिवाइडेड बाई डेल टी, तो उसकी रिस्पेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या निकली एम टी माइनस 2, और एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल स्क्वायर, और अगर हम देखें तो डेल टी की टी 1, ठीक है। ये आ गया। अब इसको फर्दर कर लेते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हमने एक चीज स्किप कर दी, सॉरी ए यहाँ पे था, इसको मैं ऊपर नहीं लेके गया। तो जब ए को ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर
-1 आ जाएगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा था m l स्क्वायर a -1 t -3, तो इस साइड में क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में भी सही वैल्यू और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू बस में इक्वल आ रही है। तो हम बोलेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। बेसिकली ये थी एग्जांपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।